हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। और ज्योग्राफी में भी अपन नेट जीआरएफ फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो फिलहाल जो अपना ये क्लासेस चल रही हैं, ये फर्स्ट ग्रेड जो ओरिएंटेड चल रही हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उसके हिसाब से हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो इसमें अपन ने जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक कर लिए हैं और क्लाइमेटोलॉजी चल रहा है अपना, और क्लाइमेटोलॉजी का अपना लास्ट टॉपिक है आज। लास्ट नहीं, शायद इसके बाद हाँ एक टॉपिक और है आपका। तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक समझ सकते हो। विश्व के जलवायु प्रदेश भी है, वो इसका अगला टॉपिक अपन लेंगे। तो आज पढ़ेंगे बरसण के बारे में। टॉपिक है आपका, देखो लास्ट पढ़ा था अपन ने बरसण। बरसण से पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था आज पढ़ेंगे मतलब बरसण। बरसण क्लाइमेटोलॉजी में, यानी कि वर्षण। इसी के साथ साथ हमने आर्द्रता कल पढ़ा था, आर्द्रता व वर्षण टॉपिक है आपके, आर्द्रता व वर्षण। तो आर्द्रता को हमने देखा था लास्ट क्लास में, यानी कि आर्द्रता और आर्द्रता के प्रकारों के बारे में देखा था। और इसी के साथ है ये वर्षण, यानी टॉपिक एक ही है, लेकिन ये दो क्लासों में अपन ने लिया है। आर्द्रता एक क्लास में करवा दी, इसमें अपन पढ़ेंगे वर्षण को, ठीक है। वर्षण क्या होता है, देखो आर्द्रता तक आपको समझा दिया। आर्द्रता कौन कौन सी, जैसे आर्द्रता में अपन ने पढ़ा था, एक तो आर्द्रता धारण क्षमता थी, यानी कि, और एक पढ़ा था अपन ने सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। चार चीजें देखी थी। वो वायुमंडल में नमी का प्रकार था, या नमी को हम आर्द्रता कह रहे थे। अब जब ये वायुमंडल में नमी रहती है, यानी कि जल का ही ये ग्रुप है, तो वायुमंडल में जल किन किन प्रकारों में रहता है, और उसके बाद वो फिर दोबारा से कैसे पृथ्वी तक आता है, यानी कि बाष्पीकरण होता है, उसके बाद संघनन होता है। तो ये क्रिया कैसे कैसे होती हैं वो अपन देखेंगे आप इसमें। तो ये सारी क्लासें आपको नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी उपयोगी हैं। तो क्लासों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए पूरा जो बैच चल रहा है, ये फ्री बैच चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड फ्री ज्योग्राफी की क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। वर्षण, यानी कि जल किन किन रूपों में पहले तो वायुमंडल में रहता है। एक तो होता है बाष्पीकरण, ठीक है, बाष्पीकरण, और एक होता है संघनन। तो बाष्पीकरण और संघनन के द्वारा जल किस में रहता है, वायुमंडल में जाता है और वापस पृथ्वी तक आता है। एक चक्र होता है जिसको अपन जल चक्र कहते हैं। तो उसमें संघनन और बाष्पीकरण की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे जल किन किन रूपों में वायुमंडल में रहता है, वायुमंडल में जल के रूप। वायुमंडल में जल के रूप। तो वायुमंडल में जल दो रूपों में रहता है। एक तो मेनली हम बात कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन, या जल वाष्प कह सकते हैं, वाष्पीकरण, और एक होता है संघनन। वाष्पीकरण और संघनन, देखो वाष्पीकरण में क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक आ रही है, तो एक जल क्षेत्र है, जल क्षेत्र पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो जल जो है गर्म होकर बाष्प के रूप में बदलता है, और बाष्प के रूप में बदलकर क्या, बाष्प हल्की होती है, तो बाष्प ऊपर उठ जाती है। यानी कि जो नमी है सूर्य के प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा से, वो बाष्प के रूप में परिवर्तित होकर कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। और यहाँ पे एक ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा बाष्पीकरण क्रिया के दौरान उसमें अंदर चली जाती है या खर्च होती है, उसको अपन गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो बाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा खर्च होती है, यानी कि जो ऊष्मा बाष्पीकरण के समय खर्च होती है, उसे कहते हैं अपन गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और बाष्पीकरण के द्वारा जल कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में, यानी कि जल का
बाष्प में बदलना या जल का गैसीय रूप में बदलना कहलाता है बाष्पीकरण। जल का गैसीय रूप में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है, ध्यान रखना है ये आपको। और बाष्पीकरण में ऊर्जा का जो क्षरण होता है या ऊर्जा जो खर्च होती है वो ऊर्जा उस बाष्प में ही समाहित होती है, जल वाष्प में ही समाहित होती है, वो कहलाती है गुप्त ऊष्मा। अब जब देखो ये गुप्त ऊष्मा, जितनी ऊष्मा इसमें गई है तो यही ऊष्मा जब संघनन होगा तो ये ऊष्मा उसके द्वारा मुक्त कर दी जाती है। ये उतनी ही जितनी इसमें खर्च हुई है उतनी ही ऊष्मा जब संघनन होगा, यानी कि जब बाष्प जल के रूप में बदलेगी और बरसात होगी, उस समय क्या है, ये ऊष्मा मुक्त कर दी जाती है, जिसको कहते हैं अपन गुप्त ऊष्मा। ठीक है। अब है जो जल का बाष्प में बदलना, तो कहलाएगा बाष्पीकरण। जल का वाष्प में बदलना कहलाता है बाष्पीकरण। और इस बाष्पीकरण के द्वारा ही जल कहाँ पे जाता है, वायुमंडल में। तो अपन पढ़ रहे हैं वायुमंडल में जल के रूप, तो बाष्पीकरण द्वारा कहाँ गया जल, वायुमंडल में। उसके बाद पढ़ते हैं, देखते हैं संघनन। जब बाष्प दोबारा से जल में बदलती है, जब बाष्प दोबारा से जल में बदलती है उसको कहते हैं संघनन। ठीक है। एक ऐसा बिंदु होता है जिसको अपन ओसांक बिंदु कहते हैं, उस बिंदु पर जाके इसकी जो बाष्प की क्षमता है वो ऐसी हो जाती है कि वो जल की बूंदों में बदल जाती है बाष्प, और बरसात के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। तो संघनन क्या होता है, जल वाष्प का जल के रूप में बदलना। और जब यह जल वाष्प जल के रूप में बदलती है तो जितनी ऊष्मा बाष्पीकरण के समय खर्च हुई थी, जिसको अपन गुप्त ऊष्मा कह रहे थे, वही ऊष्मा संघनन के समय इसके द्वारा मुक्त कर दी जाती है जल वाष्प के द्वारा। ठीक है। तो वो ऊष्मा उतनी ही होती है जितनी गुप्त ऊष्मा जब खर्च होती है। ठीक है। अब देखते हैं संघनन के रूप। संघनन किन किन रूपों में होता है, संघनन के रूप, यानी कि जब बाष्प जल में बदलती है तो वो कई रूपों में पृथ्वी तक आती है। ठीक है। उसके कौन कौन से रूप हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें पहला है ओस। एक तो आती है ओस के रूप में, एक होता है पाला, या जिसको अपन तुषार भी कहते हैं। ठीक है। और एक होता है कोहरा, और एक होता है बादल। ठीक है। ये चार चीजें होती हैं संघनन के रूप में। अब इन चारों चीजों को अपन देखेंगे एक एक करके। तो पहला है ओस। देखो, जब जलवाष्प वायुमंडल में जलवाष्प है और जब जलवाष्प का संघनन जब होता है तो उस समय तापमान क्या होता है, 0 डिग्री से ऊपर तापमान होता है। यानी कि संघनन की क्रिया जब होती है उस जलवाष्प की, तो उस समय तापमान 0 डिग्री से ऊपर होता है। तो जो संघनन होता है वो जल की बूंदों के रूप में होता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में होता है। और ये बूंदें हमको देखने पर मिलती हैं, यानी कि किसी धरातल पर जमी हुई छोटी छोटी बूंदें या किसी वनस्पति के पत्तों पर जमी हुई छोटी छोटी बूंदें जो दिखते हैं वो कहलाती है ओस। यानी कि संघनन की क्रिया जब होती है तो उस समय तापमान होता है 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री यानी कि ओसांक से ऊपर होता है। ठीक है। तो उस पे क्या, उस समय क्या होती है, छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं वनस्पति के ऊपर, तो उसको कहते हैं अपन ओस। संघनन के समय जब जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल या वनस्पति पर धरातल या वनस्पति पर जम जाता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल या वनस्पति पर जम जाता है। जम जाता है।
इस समय हिमांक जो होता है 0 डिग्री से ऊपर होता है, यानी कि जब जो ओस में बदलेगा ये पानी यानी संघनन होगा, उस समय जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री से ऊपर होगा, यानी प्लस में होगा, 0 से ऊपर 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, तब संघनन होगा। और जब यही चीज ये संघनन जब हिमांक बिंदु 0 से नीचे होता है, -1 -2 -3 इस प्रकार के तापमान पर होता है, तो ये ओस जल, ये जो संघनन है जल के रूप में ना होकर होता है बर्फ के रूप में, और ये बर्फ जम जाती है, जैसे ये जम जाता है धरातल या वनस्पति के ऊपर, ऐसे ही हमें बर्फ देखने को मिलती है, जिसको अपन कहते हैं पाला या तुषार। तो दूसरा है पाला या तुषार, ठीक है। संघनन के समय जब जब संघनन होता है तो यहाँ पे तो था हिमांक 0 डिग्री से ऊपर, और इस समय होता है जब हिमांक 0 डिग्री से नीचे होता है, यानी कि जब संघनन की क्रिया होती है तो हिमांक 0 डिग्री से नीचे होता है, तो पाला या तुषार पड़ता है। संघनन के समय हिमांक जब 0 डिग्री से नीचे होता है तो जल की छोटी छोटी बूंदें बर्फ के रूप में धरातल पर जम जाती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं पाला। देखो इन दोनों चीजों में अंतर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हिमांक 0 डिग्री से ऊपर है और संघनन हो रहा है, हिमांक 0 डिग्री से ऊपर है और संघनन हो रहा है, तो ओस होगी, यानी कि वो जल के रूप में होगा संघनन, जल की छोटी छोटी बूंदें होंगी। लेकिन जब हिमांक 0 डिग्री से नीचे होगा, माइनस में होगा, -1 2 3 या, और यहाँ पे +1 2 3 होगी, बात कर होगी ओस में, और पाला में -1 2 3 जब होगा तो छोटी छोटी बूंदें हैं वो बर्फ के रूप में जमेंगी, और यहाँ पे क्या है, ओस के रूप में जमेंगी, यानी जल की बूंदों के रूप में जमेंगी ओस में। ठीक है, इसके बाद यदि पाले की बात करें तो पाला यदि देर से जम रहा है, पाला यदि देर से जम रहा है तो सफेद रंग का आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यदि पाला तीव्र गति से जमा है तो वो पारदर्शी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ओस और पाला के बारे में अपन ने बात की। इसके बाद है तीसरा कोहरा। कोहरे में भी क्या होता है, देखो जैसे कि हमने वायुमंडल के तत्व पढ़े थे, तो उसमें वायुमंडल में क्या एरोसॉल्स होते हैं, ठीक है, यानी धूल के कण होते हैं, और जब जलवाष्प ऊपर जाती है तो ऊपर क्या है, धूल के कण होते हैं, उन पर ये जम जाती है, और धूल के कण पर जम जाती है तो ये धूल के कण ऐसे दिखाई देते हैं, यानी कि देखने पारदर्शिता नहीं होती, देखने में अवरोध पैदा करते हैं, यानी कि दूर तक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जल की बूंदों के रूप में जो बूंदों को लेकर जो धूल के कण वायुमंडल में घूम रहे हैं, उनसे क्या है, पारदर्शिता खत्म हो जाती है, यानी कि सामने दिखाई नहीं देता है, और ये जो कहलाता है कोहरा। ठीक है, जब जलवाष्प का संघनन, जलवाष्प का संघनन धूल के कण या एरोसॉल्स पर होता है, एरोसॉल्स पर होता है, तो ये कोहरे का रूप लेता है, तो ये कोहरे का रूप लेता है। ठीक है, कोहरे का रूप लेता है। इसमें
यानी कि जब कोहरा होता है इसमें दृश्यता कम होती है। यानी कि दूर तक दिखाई नहीं देता है। जब कोहरा पड़ेगा तो दूर तक दिखाई नहीं देता है। अब इसमें भी देखो दो प्रकार का कोहरा होता है, सघन कोहरा या विरल कोहरा। ठीक है, सघन कोहरा या विरल कोहरा। सघन कोहरा तो वो होता है जिसमें दृश्यता यानी कि 1 किलोमीटर से कम दृश्यता है, यानी कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो कहलाता है सघन कोहरा। लेकिन जब 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या एक तो 1 किलोमीटर तक भी दिखाई नहीं दे रहा, वो तो कहलाएगा सघन। और एक में क्या 1 किलोमीटर से ज़्यादा तक दिखाई दे रहा है, वो कहलाएगा विरल। और एक होता है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? ये होता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में कोहरा और धुएं का मिलकर जो अदृश्यता होती है वो कहलाता है स्मॉग। ठीक है, इस कोहरे में ही देखते हैं। तो सघन कोहरा, सघन कोहरा, ठीक है। एक होता है विरल कोहरा और एक होता है तीसरा स्मॉग। देखो सघन कोहरा में तो दृश्यता 1000 मीटर तक होती है। ठीक है, 1000 मीटर तक ही दृश्यता होती है, वो कहता है सघन, या 1000 मीटर से कम लिख सकते हैं, से कम। और विरल कोहरा में क्या होता है? दृश्यता 1000 मीटर से अधिक होती है, से अधिक। और स्मॉग में क्या होता है? ये औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं प्लस कोहरा, औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं प्लस कोहरा मिलता है तो बनता है स्मॉग। ठीक है, तो कोयला जलवाष्प के संघनन, जलवाष्प का जब संघनन होता है वो धूल के कणों पर होता है, और धूल के कणों पर जब जल की बूंदें होती हैं तो वो हमें एक अदृश्यता प्रकट करती हैं, यानी कि हमें सामने दिखाई नहीं देता है। ऐसे क्योंकि वायुमंडल में फैला हुआ है, ये नीचे निचले वायुमंडल की निचली परतों में पाया जाता है, और निचली परतों में है तो हमें इससे आगे दिखाई नहीं देता, इसलिए इसमें दृश्यता कम होती है। अब इसमें सघन कोयला जो होता है वो 1000 मीटर से कम दृश्यता होती है, उसमें विरल कोयला में 1000 मीटर से अधिक तक देख सकते हैं। और स्मोक की यदि बात करें तो औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं और कोहरा जब मिलता है तो वो कहलाता है स्मोक। ठीक है, अब कोयले के प्रकार हैं कुछ। कोहरा के प्रकार, अब कोयला के प्रकारों की यदि बात करें तो दो प्रकार से बांटते हैं कोयला के प्रकारों को। तो एक तो है वायु राशि कोयला, वायु राशि कोयला, एक है वाष्पीय कोयला, वायु राशि कोहरा, और एक है वाष्पीय कोहरा। ठीक है, देखो वायु राशि जो कोहरा होता है वो वायु के द्वारा, यानी कि वायु के संचलन के द्वारा जो कोयले का निर्माण होता है या कोयला उत्पन्न होता है उसको कहते हैं वायु राशि कोहरा। और वाष्पीय कोयला है जो जल वाष्प के द्वारा जो कोयले का निर्माण होता है वो कहलाता है वाष्पीय कोहरा। अब वायु राशि वाले कोयला में कौन सा कोहरा है? एक तो है विकिरण कोयला, विकिरण कोयला है, एक है अभिवहन कोयला, और एक है घाटी कोयला, घाटी कोहरा। ठीक है, और इसमें है एक है सीमाग्र कोयला, और एक है वाष्पीय कोयला, सीमाग्र कोयला और वाष्पीय धुआं।
ठीक है, ये है। अब वायु राशि जो कोहरा है उसमें क्या होता है, पहला है विकिरण कोहरा। जैसे मैंने तापमान का संचलन आपको बताया था कि तापमान कैसे कैसे, वायुमंडल कैसे कैसे गर्म होता है, तो विकिरण कोहरा में क्या होता है, जब पृथ्वी पार्थिव विकिरणों का उत्सर्जन करती है तो इतनी ठंडी हो जाती है, इतनी ठंडी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक विसर्जन किया है पार्थिव विकिरणों का, तो पृथ्वी अपना तापमान को भी बाहर निकाल देती है, तो पृथ्वी ठंडी हो जाती है। उस टाइम पे उसके संपर्क में जो कोई हवा आती है, पृथ्वी ठंडी हो गई, उसके संपर्क में जो कोई हवा आती है, और जब कोई संघनन होता है, उसके संपर्क में आने से संघनन होता है, और उसके द्वारा जो कोहरा बनता है उसे कहते हैं अपन विकिरण कोहरा। ठीक है, पृथ्वी पार्थिव विकिरणों के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन कर दिया और पृथ्वी ठंडी हो गई। ठीक है, उस ठंडी पृथ्वी से संपर्क में जो कोई हवा आती है और उस हवा के संघनन से जो कोहरा उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विकिरण कोहरा। क्या कहेंगे, विकिरण कोहरा। उसके बाद है अभिवहन कोहरा। अभिवहन कोहरा का मतलब है जब पवन चल के किसी स्थान पर जा रही है। ठीक है, पवन चल के किसी स्थान पर जा रही है और अपनी विपरीत प्रकृति की पवन, यानी कि गर्म पवन है, ठंडी पवन से मिलती है, तो उस टाइम पे जो कोई कोहरा उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अभिवहन कोहरा। यानी कि एक तो धरातल से संपर्क से हो रहा है, वो तो हो रहा है विकिरण कोहरा, लेकिन जब पवन ही चल के जा रही है, दूसरी पवन के संपर्क से हो रहा है, तो वो होगा अभिवहन कोहरा। ठीक है, उसके बाद है घाटी कोहरा। घाटी कोहरा क्या होता है कि एक पर्वत है, पर्वत की घाटी है, तो ऊपरी क्षेत्र में क्या है, दिन के समय अधिक तापमान रहता है दिन के समय, और रात के समय कम तापमान रहता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ऊपर से पवन है रात के समय की बात कर रहा हूँ, जब रात के समय ऊपर क्या है, ऊर्जा का विसर्जन ज़्यादा हो गया तो ठंडा है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में पवन क्या है, ठंडी है, और नीचे क्या है, गर्म है, घाटी वाले क्षेत्र में। तो पवन ऊपर से गर्म पवन जब नीचे आती है तो ठंडी पवन के संपर्क से उसमें जो संघनन होता है, उससे जो कोहरा बनता है या पैदा होता है उसे कहते हैं घाटी कोहरा। यानी विकिरण के प्रभाव से जो कोहरा बनेगा वो तो कहलाएगा विकिरण कोहरा। अभिवहन गति, जो पवन की अभिवहनी गति होती है उसके द्वारा कोहरा बनेगा वो होगा अभिवहन कोहरा। और पवन की पर्वतीय घाटियों में जो ऊपर से पवन नीचे आती है उसके द्वारा जो कोहरा बनेगा इस क्रिया के द्वारा, वो कहलाएगा घाटी कोहरा। ठीक है, उसके बाद है सीमाग्र या अग्रमुखी, सीमाग्र या अग्रमुखी कोहरा। ठीक है, ये किसी पवन, कोई ठंडी पवन है और ठंडी पवन के अग्रभाग में जो कोहरा होता है, कोई ठंडी पवन चल रही है उसके अग्रभाग में जो कोहरा है वो कहलाएगा सीमाग्र या अग्रमुखी कोहरा। और वाष्प या धुआं की यदि बात करें, जैसे आपने देखा होगा किसी जैसे समुद्र तट है, तो समुद्र तट के जल क्षेत्र है उसके ऊपर कोहरे का निर्माण, या किसी नदी कोई जा रही है उसके ऊपर कोहरे का निर्माण होगा, यानी कि वाष्प के द्वारा जो कोहरे का निर्माण होता है वो कहलाता है वाष्प या धुआं कोहरा। ठीक है, या भापीय भी इसको कहते हैं। दोनों चीजें समझ आई होंगी, वायु राशि कोहरा और बाष्पीय कोहरा। वायु राशि में क्या है, वायु के संचलन से कोहरे का निर्माण होता है, और बाष्पीय कोहरा में क्या है, बाष्पोत्सर्जन या बाष्प बनने से या भाप के बनने से कोहरे का निर्माण होता है। किसी हवा के अग्रभाग में जो कोहरा बनता है उसे कहते हैं सीमाग्र या अग्रमुखी कोहरा। और किसी जलीय क्षेत्र में जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जो बाष्प ऊपर उठती है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई कोहरे का जमाव हो, वो कहलाता है वाष्प, धुआं या भापीय कोहरा। ठीक है, तो ये कोहरे के प्रकार थे। तो अपन ने तीन चीजें देखी, ओस, पाला या कोहरा। ओस, पाला या कोहरा। अब देखेंगे अपन बादल। चौथा है बादल। ठीक है, देखो जब वाष्प ऊपर गई और ऊपर जाके, यानी कि ये जो बादल बनते हैं ये अधिक ऊंचाई पर बनते हैं। ये तीनों चीजें जो हो रही थी, ओस, पाला और कोहरा, ये नीचे वाले वायुमंडल के निचले क्षेत्रों में हो रही थी। ठीक है, ज्यादातर ऊंचाई इनकी 1 या 2 किलोमीटर तक होती है, वहीं तक हो जाती है। लेकिन जब ये बादल बनते हैं ये अधिक ऊंचाई पर बनते हैं। बादलों का निर्माण अधिक ऊंचाई पर बनते हैं जब वाष्प का संघनन अधिक ऊंचाई पर होता है। वाष्प का संघनन जब अधिक ऊंचाई पर होता है और जब जल की बूंदें एरोसोल्स पर जम जाती हैं या उनके ऊपर स्थिर हो जाती हैं, उनके ऊपर बैठ जाती हैं, उनके ऊपर टिक जाती हैं। जो जल की बूंदें हैं एरोसोल के ऊपर अधिक ऊंचाई पर टिक जाती हैं, और जब ये वायुमंडल में ऊपर घूमते रहते हैं एरोसोल, तो देखने में लगता है कि ये बादल हैं। जब संघनन
जब जलवाष्प का संघनन वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर होता है, वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर होता है और जल की बूंदें एरोसोल्स पर, एरोसोल से मतलब है जो धूल के कण वायुमंडल में घूम रहे हैं, एरोसोल्स पर स्थिर हो जाती हैं या उनके ऊपर टिक जाती हैं तो बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, जब जलवाष्प का संघनन वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर होता है और अधिक ऊंचाई पर जो जल की बूंदें हैं, क्योंकि वाष्प का संघनन हुआ, वाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों में बदली और जल की बूंदों में बदलने के बाद जो वहाँ पे एरोसोल्स घूम रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे धूल के कण हैं, उन धूल के कणों पर ये बूंदें टिक जाती हैं, उनके ऊपर स्थिर हो जाती हैं और जब ये इधर उधर घूमते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या है, बादल हैं। इस प्रकार निर्माण होता है किसका, बादलों का। और बादलों की यदि बात करें तो बादलों के प्रकार की, तो ऊंचाई के आधार पर बादलों के प्रकार, 3 प्रकार के बादल होते हैं ऊंचाई के आधार पर। बादलों के प्रकार ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। तो पहला प्रकार है अधिक ऊंचाई वाले बादल, अधिक ऊंचाई वाले बादल, इनकी ऊंचाई होती है 6000 मीटर से 20,000 मीटर तक। यानी कि अधिक ऊंचाई वाले जो बादल हैं इनकी ऊंचाई होती है 6000 मीटर से 20,000 मीटर तक। ऊंचाई के आधार पर अपन बादलों को देख रहे हैं, बादलों के प्रकार देख रहे हैं। तो ऊंचाई के आधार, वैसे बादलों के प्रकार होते हैं टोटल मानते हैं हम 10, ऊंचाई के आधार पर मानते हैं 3। ठीक है, तो पहला है अधिक ऊंचाई वाले बादल और इसमें ऊंचाई की यदि बात करें तो 6000 से 20,000 मीटर तक इनकी ऊंचाई मिलती है। अब इन ऊंचाई के जो अधिक ऊंचाई वाले बादल हैं इनको भी अपन ने 3 भागों में बांटा है। पहला है पक्षाव, पक्षाव मेघ, ठीक है। दूसरा है पक्षाव स्तरी, मेघ। तीसरा है पक्षाव कपासी मेघ। ठीक है, 3 प्रकार से हैं। इनको अंग्रेजी में भी यदि बात करें तो सिर्रस, सिर्रस, सिर्रोस्ट्रेटस, सिर्रोस स्टेटस और सिर्रस क्यूमुलस, सिर्रो क्यूमुलस। तो ये 3 प्रकार के बादल हैं किसमें, अधिक ऊंचाई वाले बादल। पक्षाव, पक्षाव स्तरीय और पक्षाव कपासी। कितनी ऊंचाई होती है इनकी, 6000 से 20,000 मीटर तक। और इसमें भी 3 प्रकार हैं, पक्षाव, पक्षाव स्तरीय और पक्षाव कपासी। इसके बाद दूसरा है मध्यम ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले बादल।
और मध्यम ऊंचाई वाले बादलों की ऊंचाई जो होती है वो होती है 2500 से 6000 मीटर। मध्यम ऊंचाई वाले बादलों की जो ऊंचाई होती है वो होती है 2500 से 6000 मीटर। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, उच्च स्तरीय बादल, और दूसरे होते हैं उच्च कपासी बादल। इनको कहते हैं एल्टोस्ट्रेटस, ठीक है, और इनको कहते हैं एल्ट्रोक्यूमुलस। ठीक है, जो मध्यम ऊंचाई वाले बादल हैं इनकी ऊंचाई होती है 2500 से 6000 मीटर, और 2500 से 6000 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, उच्च स्तरीय बादल और उच्च कपासी बादल, इनको कहते हैं एल्टोस्टेटस और एल्टोक्यूमुलस। इसके बाद आता है तीसरा, इसमें है निम्न स्तरीय बादल, निम्न ऊंचाई वाले बादल। और निम्न ऊंचाई वाले बादल जो होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 2500 मीटर तक। कितनी ऊंचाई होती है? 2500 मीटर तक। अब इसमें भी प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं इसके। पहला है स्तरीय, स्तरीय कपासी, स्तरीय कपासी स्ट्रेटोक्यूमुलस। ठीक है, दूसरा है स्तरीय स्ट्रेटस, स्टेटस। तीसरा है स्तरीय बरसी, स्तरीय बरसी। निम्बो स्टेटस। ठीक है, इसके बाद चौथा है कपासी, क्यूमुलस। ठीक है, और पांचवा है कपासी वर्षी। और कपासी वर्षी है निम्बो क्यूमुलस। ठीक है, ये हैं आपके बादलों के प्रकार। 3 प्रकार के बादलों के प्रकार देखे हैं अपन ने। अधिक ऊंचाई वाले बादल, अधिक ऊंचाई वाले बादलों की ऊंचाई जो होती है 6000 मीटर से 20000 मीटर तक होती है। और इसमें 3 प्रकार के बादल होते हैं जो अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। पक्षाभ मेघ, पक्षाभ मेघ यानी कि सिर्रस क्लाउड। सिर्रस क्लाउड क्या होते हैं? ये अधिक ऊंचाई पर होते हैं और ये रेशेदार बादल होते हैं, छितराए हुए बादल होते हैं, अधिक ऊंचाई पर फैले हुए होते हैं, इनसे वर्षा नहीं होती है। उसके बाद है पक्षाभ स्तरीय मेघ, उनसे कम ऊंचाई पर होते हैं पक्षाभ स्तरीय मेघ। और इनसे क्या है, जो आपने देखा होगा चंद्रमा के आसपास जो आभा मंडल का निर्माण होता है, चंद्रमा के आसपास आभा मंडल का जो निर्माण होता है वो पक्षाभ स्तरीय मेघों से ही होता है। और ये क्या है, चक्रवात आने का संकेत देते हैं पक्षाभ मेघ। उसके बाद है पक्षाभ कपासी मेघ, ये उनसे थोड़े नीचे होते हैं। तो ये 3 प्रकार के मेघ हैं किसके? अधिक ऊंचाई वाले। क्रम इनका आपको ध्यान रखना है, पक्षाभ, पक्षाभ स्तरीय और पक्षाभ कपासी। अधिक ऊंचाई पर पक्षाभ, उससे नीचे पक्षाभ स्तरीय, उसके नीचे पक्षाभ कपासी मेघ। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर 3 प्रकार के बादल होते हैं। उसके बाद है मध्यम ऊंचाई वाले बादल। मध्यम ऊंचाई वाले बादलों की यदि बात करें, इनकी ऊंचाई होती है 2500 से 6000 मीटर। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, उच्च स्तरीय और उच्च कपासी बादल।
ठीक है। देखो उनका क्रम था एक, अब इनका भी एक क्रम है, उच्च स्तरीय और उच्च कपासी बादल। ये ऊपर से नीचे की ओर क्रम है। उसमें क्या है, जो पक्षाव मेघ थे वो सबसे ऊपर ऊंचाई पर थे, पक्षाव स्तरीय और पक्षाव कपासी। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं पक्षाव कपासी मेघ, और सबसे नीचे की यदि बात करें तो बातें कपासी मेघ। ठीक है। तो मध्यम ऊंचाई में दो प्रकार के मेघ हैं, उच्च स्तरीय बादल और उच्च कपासी बादल। ठीक है। इनकी ऊंचाई 2500 से 6000 मीटर तक होती है। उसके बाद है निम्न ऊंचाई वाले बादल। अब निम्न ऊंचाई वाले बादलों की यदि बात करें तो इनकी ऊंचाई होती है 2500 मीटर तक, ऊंचाई 2500 मीटर तक होती है। अब इसमें भी एक क्रम चलता है ऊपर से नीचे कि स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षी और स्तरीय कपासी, स्तरीय बादल और स्तरीय वर्षी बादल। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है स्तरीय वर्षी बादलों से। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा होती है स्तरीय वर्षी बादलों से। उसके बाद आते हैं कपासी बादल, उसके नीचे और सबसे नीचे देखो ये कपासी और कपासी वर्षी बादल, इनका निर्माण जो होता है वो वाताग्रोह या चक्रवातों से होता है। इनका निर्माण वाताग्र या चक्रवातों से होता है। ठीक है। ये जो ऊर्ध्वाधर इनका विस्तार होता है, कपासी बादलों का ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है और सर्वाधिक वर्षा भी इनसे होती है, कपासी बादल या कपासी वर्षी बादलों से। इनका निर्माण चक्रवात या वाताग्रोह के आने पर होता है। ठीक है। तो ये थे बादलों के प्रकार। तो अब आज अपन ने वर्षण देखा यानी प्रेसिपिटेशन देखा, और इसमें अपन ने पहले बाष्पीकरण को देखा, बाष्पीकरण क्या होता है, कैसे कैसे ये बाष्पीकरण होता है। उसके बाद अपन ने देखा संघनन, और संघनन में अपन ने ये चीज़ें देखी, संघनन के रूप देखे, रूप कौन कौन से हैं संघनन के। पहले अपन ने ओस देखी, फिर पाला देखा, फिर कोहरा देखा। अब कोहरे में कोहरे के प्रकार देखे। ठीक है। देखो कोहरे में कोहरे के प्रकार देखे, जिसमें सघन कोहरा, बिरल कोहरा और स्मॉग देखा। पहले स्मॉग कैसे कैसे होता है वो बताया, और फिर कोहरे के प्रकारों में दो प्रकार का कोहरा देखा, वायु राशि कोहरा और बाष्पीय कोहरा। अब वायु राशि कोहरे का जो निर्माण होता है वो तीन प्रकार से होता है, विकिरण के द्वारा, अभिवहन के द्वारा और घाटी में जो कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद अपन ने बाष्पीय कोहरा देखा, भाप के द्वारा यानी बाष्प बनने के द्वारा जो कोहरे का निर्माण होता है वो दो प्रकार से होता है, सीमाग्र या अग्रमुखी कोहरा, और दूसरा होता है बाष्प धुआं या भापीय कोहरा। ठीक है। फिर अपन ने बादल देखे और बादलों के प्रकार देखे। अब बादलों के प्रकार देख लिए, बादलों के प्रकार की कुछ विशेषताएं और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बादलों की विशेषताएं देखेंगे, और बरसण देखेंगे यानी कि जो जल है नीचे किन किन रूपों में आता है। जैसे ये तो हमने संघनन के रूप देखे, लेकिन बरसण के रूप हैं कुछ, उसमें अपन देखेंगे। देखो वर्षा देखेंगे, हिमवर्षा देखेंगे, ओलावृष्टि देखेंगे। ठीक है। इनको देखेंगे और वर्षा के प्रकार देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन ये चीज़ें कवर करेंगे। तो बरसण की एक क्लास हो गई, एक क्लास और लेंगे अपन बरसण की, उसमें आपका पूरा बरसण हो जाएगा। यानी कि 3 क्लास में आर्द्रता और बरसण जो आपका टॉपिक है, इनमें से 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। आर्द्रता और बरसण में से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। और ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी हैं। ठीक है। तो वीडियो यदि आपको यूज़फुल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक कमेंट शेयर तो करते ही रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।